नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो क्या कहता है। इस लॉ को कभी ना कभी आपने सुना ही होगा किसी न किसी के मुंह से, ठीक है। सो ये जो लॉ है ये एक्चुअली टिट फॉर टैट वाला कहानी के कहता है, ठीक है। ये कहता है क्या, ये कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन। सुना ही होगा कभी ना कभी। सो किसी भी दो इंट्रैक्शन में, किसी भी दो बॉडीज के इंट्रैक्शन में, जैसे लिखा है इन एनी इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन, ठीक है। अब हर एक एक्शन का, ठीक है, हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन लेकिन अपोजिट, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। किसी भी अगर दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे हैं सो उस केस में अगर कोई एक्शन किया, ठीक है, कोई एक्शन किया सो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्शन और रिएक्शन है क्या, ये दोनों फोर्सेस हैं क्या, इसको पहले हमें देखना होगा। और न्यूटन का ये पूरा तीसरा लॉ जो है ये एक्शन और रिएक्शन पेयर के, ये एक्शन और रिएक्शन के ऊपर है। सो पहले एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है इसको पहले समझो। सपोज करो कोई दो बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये एक कुली है जो कि आपका लोड उठा रहा है, आपका लोड उठा रहा है। सो अब इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन फोर्स इसमें वही होगा जैसे कुली ये जो लोड उठाया, ठीक है, इसने जब लोड उठाया सो लोड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, कहाँ पे एक्सर्ट करेगा, नीचे की तरफ। कहाँ पे एक्सर्ट करेगा, नीचे की तरफ, इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, जो कि मान लो कि कोई फोर्स होगा W, ठीक है। कुली भी एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि होगा मान लो कि आपका F, कोई फोर्स होगा F, ठीक है, F फोर्स होगा। इसको कह देते हैं F1 और इसको कह देते हैं F2, ठीक है, इसको कह देते हैं F2 और इसको F1। अब क्योंकि कुली द्वारा ऑब्जेक्ट एक्सर्ट किया हुआ फोर्स और बॉक्स द्वारा एक्सर्ट किया हुआ फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। कैसे इक्वल अपोजिट है, क्योंकि जो लोड है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं होते तो या तो लोड नीचे की तरफ चला जाता, कुल्ली को एकदम मार डाल के नीचे की तरफ चला जाता, या फिर लोड हवा में उड़ता। दो केसेस थे, ठीक है, दो चीज़ें थी जो कि या तो लोड पूरा नीचे चला जाता या फिर लोड ऊपर की तरफ उड़ जाता, ठीक है। सो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। सो इसमें केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, इस केस में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो F1 है ये किसके इक्वल है, ये F2 के इक्वल है। और ये दोनों फोर्सेज है ये अगर इक्वल है और एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो ये क्या है, ये अपोजिट भी है, ये क्या है, अपोजिट भी है। ये दो चीज़ें आपको निकल के यहाँ से आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन क्या है, सो यही फोर्सेस एक्शन रिएक्शन है। ये F1 और F2 ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। F1 जो फोर्स है उसको एक्शन कह दो और F2 को आप रिएक्शन कह दो, किसी एक फोर्स को, या फिर F2 को एक्शन कह दो और F1 को रिएक्शन कह दो। सपोज करो मैंने इसको एक्शन कह दिया, इस फोर्स को कह दिया मैंने एक्शन, ठीक है। सो अब मैं कहूँगा इसको रिएक्शन, इसको क्या कहूँगा, रिएक्शन। सपोज करो F1 को मैंने कह दिया एक्शन, इसको ना रिएक्शन कह के मैंने इसको एक्शन कह दिया, तो अब इसको मुझे रिएक्शन कहना पड़ जाएगा। किसी एक को एक्शन तो किसी दूसरे को रिएक्शन, ठीक है, किसी एक का एक्शन किसी दूसरे के ऊपर रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, किसी एक को एक्शन किसी एक को रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्शन रिएक्शन किस फोर्स को क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस दो बॉडीज़ के बीच का जो फोर्सेज हो रहा है, ठीक है, दो बॉडीज़ अगर इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है अगर वो इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है उसमें से किसी एक फोर्स को एक्शन कहते हैं, किसी दूसरे फोर्स को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। अब वो इक्वल एंड अपोजिट कैसे, ये भी हमने देखा, क्योंकि बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, तभी वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को और बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। न्यूटन के थर्ड लॉ का थोड़ा और एग्जांपल्स दो भाई, इतने कम एग्जांपल्स से हमें नहीं जमता, और एग्जांपल्स दो। तो और एग्जांपल्स, मान लो टेबल है, इसके ऊपर है एक बुक है, आपने इस बुक को थोड़ा धक्का दे दिया अपने हाथों से, ठीक है, ये आपका रहा हाथ, ठीक है, आपने अपने हाथों से थोड़ा धक्का दे दिया। अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, तो बुक क्या करेगा, बुक भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा जो होगा आपके ऊपर F2। आपने F1 लगाया तो बुक भी आपके ऊपर लगाएगा F2। अगर आपने F1 लगाया तो बुक आपके ऊपर लगाएगा F2, जो कि आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि बुक छोटा है और वो फोर्स भी आपके ऊपर छोटा लगाएगा, ठीक है, तो आपको वो फोर्स महसूस नहीं होगा। फोर्स को सही में अगर महसूस करना है एक तरीका है, कौन सा तरीका, ये दीवार है, ठीक है, मान लो आपके घर में दीवार है, अब दीवार को क्या करो, जाके एक मुक्का मार दो, ठीक है, जाके एक मुक्का दीवार को मार दो। दीवार का क्या कहेगा, तूने मुझे एक मुक्का मारा, मैं भी तुझे सेम मुक्का मारूंगा। कैसे, दीवार कैसे मार सकता है मुक्का, जब आप उसको मारोगे दीवार को मुक्का सो आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, ठीक है, आपको अपने हाथों में दर्द महसूस होगा। क्यों हुआ दर्द महसूस, आपने तो उसे फोर्स लगाया ना, आपके ऊपर कहाँ से फोर्स लग गया कि आपको दर्द महसूस होने लगा।
आपने फोर्स लगा दिया, कहानी वहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आपके ऊपर कहाँ से फोर्स लग गई कि आपको दर्द महसूस हो रहा है? क्यों? कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही होगा, और वो जो फोर्स लगा है वो है आपके ऊपर रिएक्शन, वो दीवार का आपके ऊपर रिएक्शन है, ठीक है। दीवार का आपके ऊपर रिएक्शन है। आपने जब दीवार को मारा तो जिस फोर्स से आपने दीवार को मारा उसी फोर्स से दीवार ने कहा कि अब मैं तुझे मारूंगा, और दीवार ने आपको वो दर्द दे दिया, ठीक है। सो क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस थे, दोनों इक्वल फोर्सेस थी और अपोजिट थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा दर्द हो रहा है, समझ में आया? बहुत अच्छे। एक और एग्जांपल है, किसी को जाकर थप्पड़ मार दो, ठीक है, किसी को जाके थप्पड़ मार दो, बाद में जो होगा उसको भूल जाओ, अभी जाके किसी को थप्पड़ मार दो। उसके बाद क्या होगा? जब आप थप्पड़ मारोगे तो आप उसको जब मारोगे सो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा महसूस हुआ, थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको मारा, ठीक है, आपने जब उसको मारा तो आप जब आपने उसके गालों पे मारा, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि आपने उसके ऊपर एक एक्शन किया, तो बदले में उसके गाल था, उसने आपके ऊपर एक रिएक्शन किया, ठीक है, आपके ऊपर एक रिएक्शन किया। वो आपने जब उसको मारा तो उल्टे में आपके ऊपर भी एक रिएक्शन हुआ। सो ये एक्शन रिएक्शन ऐसे काम करता है, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है क्या ये दोनों सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं? जैसे इसमें कुली के ऊपर काम कर रहा था और उसके कुली लोड के ऊपर, लोड कुली के ऊपर, क्या ये सेम बॉडीज पे एक्ट कर रही है या फिर डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही है? ये क्वेश्चन आता है। तो इसको भी देखते हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक टेबल है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका बुक, क्या आपका बुक है या फिर ब्लॉक है, जो कहना है वो कहो, ठीक है। तो ये दो ब्लॉक है या फिर बुक है। अब इस केस में क्या हो, सपोज करो कि ये जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर ब्लॉक टेबल के ऊपर फोर्स लगाता है, वो क्या है? वो है आपका एक्शन, ठीक है, वो है आपका एक्शन, ठीक है। सपोज करो उसको हमने एक्शन नाम दे दिया। टेबल जो फोर्स लगाता है ब्लॉक के ऊपर उसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन। क्या नाम दे दिया? रिएक्शन। ये दो फोर्सेज हैं। अब क्योंकि ये एक्सलेट कर नहीं रहा है, ब्लॉक कहीं हवा में नहीं जा रहा है या फिर नीचे नहीं जा रहा है, सो क्या है? दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। अब ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, अब पहले देखो कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लिख कर देखते हैं। बुक ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? बुक ने, तो भाई साहब बुक ने फोर्स लगाया किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर बुक ने लगाया। और टेबल ने किसके ऊपर लगाया? टेबल ने किसके ऊपर लगाया? टेबल ने लगाया बुक के ऊपर। टेबल ने लगाया बुक के ऊपर। सो लगाने वाले दोनों केसेस में फोर्स लगाने वाले अलग थे और जिन पे लग रहा है वो भी अलग थे, लेकिन दोनों केसेस में दोनों सिर्फ अदल बदल गए, ठीक है, दोनों ने अपना दल बदल लिया, ठीक है, दोनों ने अपना दल बदल लिया। कैसे? इसमें बुक ने टेबल पे लगाया तो बुक ने कहा कि, टेबल ने कहा कि तूने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, मैं तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मैं टिट फॉर टैट खेलूंगा, टिट फॉर टैट खेलूंगा। सो टेबल ने भी बुक पे के ऊपर फोर्स लगा दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसी वजह से किसी भी एक्शन रिएक्शन, किसी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर उसने फोर्स लगाया, सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट्स थी, उन्होंने फोर्स लगाया, उन्होंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें इस केस में बुक ने टेबल के ऊपर लगाया, लेकिन वापस से टेबल ने बुक के ऊपर लगाया। टेबल ने किसके ऊपर लगाया? बुक के ऊपर लगाया। टेबल ने किसी और जगह पे नहीं लगाया। टेबल ने अर्थ पे या फिर टेबल ने किसी के हाथ पे या फिर टेबल ने कहीं और नहीं लगाया फोर्स। टेबल ने किसी कुर्सी पे जाके नहीं लगाया। टेबल किसी कुर्सी से लड़ने नहीं गया। टेबल बुक से लड़ने गया कि तूने मुझे मारा तो मैं तुझे ही मारूंगा। बुक ने टेबल को के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब उसको मारा, तो टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाया। सो अलग अलग जो इक्वल एंड अपोजिट दो दूसरे फोर्सेस होते हैं, उस केस में क्या होता है कि उस केस में होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगा देता है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो किसी तीसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। वो पहले के ऊपर नहीं लगाता, वो किसी तीसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। इसी वजह से किसी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स को हम लोग, और किसी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। इस वाले केस में ही क्या था, जैसे कि ये जो ब्लॉक था ये एक फोर्स लगा था नीचे की तरफ, ठीक है, अर्थ पे, जो कि था आपका W, और जो टेबल था वो ब्लॉक के ऊपर लगा था जो कि था आपका N, ठीक है, आपका था N। इस केस में क्या हुआ, बुक ने या फिर ब्लॉक को बुक ने फोर्स लगाया अर्थ पे, बुक ने फोर्स लगाया अर्थ पे, और टेबल ने फोर्स लगाया, टेबल ने फोर्स लगाया बुक पे, टेबल ने फोर्स लगाया बुक पे। अब एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे कब फॉर्म होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे तब फॉर्म होता है जब बुक ने अर्थ पे फोर्स लगाया और अर्थ भी बुक के ऊपर फोर्स लगा देता। अर्थ भी क्या करता? अर्थ भी कहता नहीं अब मैं टिट फॉर टैट खेलूंगा और तेरे ऊपर एक फोर्स लगा दूंगा। सो बुक जब अर्थ पे फोर्स लगाता तो अर्थ भी अगर बुक पे फोर्स लगा देता तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाता। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में टेबल ने उल्टा बुक के ऊपर फोर्स लगा दिया, टेबल ने उल्टा बुक के ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है। बुक ने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाया
तो टेबल कहा कि ये मेरा भाई है, अर्थ जो है वो मेरा भाई है, अब मैं तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा। सो टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाया, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते, आगे एक चीज़ हमेशा क्वेश्चन आती होगी आपके दिमाग में कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, ठीक है, ये क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। सो क्या इनमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता होगा, ये क्वेश्चन आते हैं, क्या इनमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता होगा। इस केस में हम उस समय से बोले कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज़ है। लेकिन ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थी वो रेस्ट पोजीशन पे थी, ठीक है, उस टाइम पे कहते हैं रेस्ट पोजीशन पे थी और कैंसिल कर रही थी, इसकी वजह से क्या हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है और उस केस में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मान लो टकरा गए, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट होता है, तो उस केस में क्या एक्सेलरेशन भी सेम होगा, एक्सेलरेशन भी क्या उस केस में सेम होगा। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी दोनों केस में डिफरेंट हो जाएगा। सपोज करो कि कैरम का जो पायलट, ठीक है, आपने 2 बॉल मारे, कैरम के पायलट 2 बॉल किसी स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ये दोनों किसी स्पीड से वेलोसिटी 1 और ये वेलोसिटी 2 से आ रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये दोनों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे इस जगह पे टकरा गए। सो अब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ का ये बात है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब ये एक्सर्ट करेंगे, सो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मान लो ये बहुत ही ज़्यादा मास का है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सलरेट करेगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसके मुकाबले कम होगा। और ये मान लो अगर ये छोटा मास का है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा इस केस में, क्योंकि मास ज़्यादा है तो कम एक्सेलरेशन, मास कम है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल है, फोर्स जो है वो तो इक्वल है, इसी के लिए एक्सेलरेशन में डिफरेंस हो गया। फोर्स जो है वो इक्वल है, एक्सेलरेशन में डिफरेंस हो गया, बट मास जो है वो इक्वल नहीं है। फोर्स इक्वल है बट मास इक्वल नहीं है। समझ में आया, उम्मीद है आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझ में, ये चीज़ समझ में आ गया। अभी न्यूटन के और भी एग्जाम्पल्स चाहिए, दिमाग में होगा कि नहीं न्यूटन के हमें और भी एग्जाम्पल्स चाहिए, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के हमें और भी एग्जाम्पल्स चाहिए। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, कैसे, अभी देख लो। सपोज करो जो एक गन से एक बुलेट फायर होता है, ठीक है, एक जो गन से बुलेट फायर होता है, बीच में देखते होगे कि हाथ थोड़ा पीछे जाता है, क्या होता है, हाथ थोड़ा पीछे जाता है। क्यों जाता है हाथ पीछे, क्योंकि बुलेट ने भी गन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथ पीछे गया, और उस केस में हाथ थोड़ा सा पीछे जाता है, या फिर जो गन है वो थोड़ा रिकॉइल होता है, जो गन है वो थोड़ा रिकॉइल होता है, या फिर थोड़ा सा धुआं उसमें से निकलता है। सो उसी का रिएक्शन है। एक और एग्जाम्पल है, सपोज करो कि आप किसी बोट पे खड़े हो, आप जब वहाँ से कूदते हो बोट के ऊपर से, ठीक है, बोट के ऊपर से कूदते हो कि हाँ मुझे चले जाना है किनारे पे, ठीक है, आप जब कूदते हो तो क्या होता है, बोट थोड़ा पीछे जाता है, बोट हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वो थोड़ा पीछे जाता है। क्यों, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक फोर्स डाला जो कि था एक्शन, उसके बदले में उसने भी आपके ऊपर एक फोर्स डाला जो कि था रिएक्शन, जिसकी वजह से आप कूद पाए, और आपने जो एक्शन डाला उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो पीछे चला गया और आप आसानी से आगे चले गए। सो ये हैं कुछ न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स। सो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।